क्या सर, आज भी इतना लेट ना है? आज तो टाइम पर आ जाते। नहीं नहीं यार सॉरी, काम का बर्डन, बॉस ने जान निकाल दी है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स, फाइल्स पर फाइल्स, डॉक्यूमेंट सबमिशन एटसेट्रा। थक गया हूँ यार बहुत। चलें कोई बात नहीं, बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बिरयानी खाएंगे, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। आप लाएं, ये भी मुझे दें। ये समीर नजर नहीं आ रहा, सो गया क्या? नहीं नहीं, आमिर आया था तो समीर उसके साथ चला गया। यार अम्मी ना बहुत याद कर रही थी समीर को, तो आज समीर वहीं पर रुकेगा, ठीक है ना? हाँ अच्छा है, अम्मी का भी दिल लगा रहेगा और समीर का भी। अच्छा मैं फ्रेश हो गया हूँ, खाना लगाओ। ठीक है, बस आप फ्रेश होकर आए, फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जल्दी जाएं और जल्दी से। अच्छा सुनिए, मैं तो भूल ही गई, मैंने आपसे समीर की फीस का कहा था, आपने वो सबमिट करवाई? हाँ वो मैंने दी थी लड़के को, उसने सबमिट करा के मुझे स्लिप दी थी, शायद कोर्ट की जेब में होगी। अच्छा मैं वॉशरूम इधर है, तुम बता देंगे। आता हूँ। चलो यार सारा, केक का बाद में देखते, पहले बिरयानी ले यार, भूख लग रही है शदीद। सारा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? क्या है ये? तुम बताओ ये क्या मजाक है यार? झुमका है, मैं बच्चा हूं क्या? ये मुझे भी नजर आ रहा है कि झुमका है। ये है किसका? और तुम्हारी पॉकेट में क्या कर रहा है? देखो तुम्हारे हाथ में ना, तुम्हारा ही होगा। नहीं है सर, ये मेरा झुमका तो नहीं है। मैं अपनी एक एक चीज को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। ये मेरा नहीं है, हरगिज मेरा नहीं है। मुझे बताइए किसका है? अच्छा मैं समझ गया, तुम आज भी मजाक के मूड में हो। देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, ठीक है हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो प्लीज यार मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा। बिरयानी लेकर आओ, जान जा रही है मेरी भूख के मारे, प्लीज। खाना? इस वक्त तुम्हें खाने की पड़ी है, और ये सब देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बताओ किसका है ये? देखो तुम बात को बढ़ा रही हो, मैं मजाक के और बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। खाना लाओ। ये बहस नहीं है, मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल किया है जिसका मुझे सीधा सा जवाब चाहिए। ये झुमका किसका है? सर मुझे साफ साफ बताओ। सीधा सा जवाब ये है कि मुझे नहीं पता किसका है। हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये झुमका किसका है। किसका है? पागल हो गई हो, बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। बोलो भूख के मारे जान जा रही हो। खाना खाना खाना, क्या हो गया है तुम्हें? खाने की पड़ी है या मेरे दिल में आग लगी? तुम्हें अपने पेट की आग बुझाने की पड़ी है? तो यार क्यों दिल जल रहा है तुम्हारा? समझा रहा हूं ना, यकीन कर लो, बात मानो ना मेरी। बोलो कुछ नहीं है तो नहीं हुआ। कहीं ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी हानिया का तो नहीं है? व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम होश में नहीं हो? होश में तो मैं अब आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं नादान हूँ, अनजान हूँ? मुझे कुछ नहीं पता कि तुम्हारा हानिया के बीच में क्या सब चल रहा है। क्या चल रहा है? अच्छा बताओ क्या चल रहा है, मुझे भी पता चले क्या चल रहा है, मैं भी तो देखूं क्या चल रहा है हमारे बीच में। तुम और तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी हानिया, तुम दोनों का बस। तुम नहीं सुधरोगी, तुम्हें इलाज की जरूरत है। नहीं असद, मुझे इलाज की नहीं, मुझे सच जानने की जरूरत है। मुझे अभी से बताओ ये झुमका किसका है? सच ये है कि झुमका किसका है मुझे नहीं पता। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? यकीन करना करो वरना जाओ बाहर में। मैंने गलती की, वहीं पड़ा रहता ऑफिस में। ये जो सारे काम है ना पेंडिंग निपटा लेता मैं। हो पेंडिंग काम पेंडिंग काम, ये है तुम्हारे पेंडिंग काम? पेंडिंग काम या अपनी हानिया के साथ? क्या हानिया? अपनी हानिया क्या? हानिया 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 क्यों पीछे पड़ गई उस बेचारी के? शरीफ लड़की है वो,
अपने माँ बाप की इकलौती शरीफ बेटी है, उसके 2 माँ बाप हैं, उनको वो पाल रही है, वो चाहती है कि मैं उनको पालूं, उनके लिए काम कर रही है, वो चाहते हैं कि वो उसकी शादी कराएं, और मैं पागल उसी के चक्कर में लगा हुआ हूं, और तुम समझ रहे हो कि मेरा उसके साथ चक्कर है। अरे अरे अरे, उसने तो तुमसे अपने इतने सारे दुख शेयर कर दिए। बड़ी हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें उसके साथ, फंसा लिया ना उसे तुम अपने जज्बात के जाल में। देख रहा कल को वो तुमसे शादी करके तुम्हारी शादी में फंसाएगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, उठाओ, मारो मुझे। आज उसकी वजह से तुमने मुझ पर हाथ उठाया, कल उसकी वजह से तुम मुझे घर से भी निकाल दोगे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? निकालो घर से, मारो मुझे, निकालो मुझे घर से। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी गलतफहमी है जिसके पीछे तुम पूरा घर बर्बाद कर रही हो, पूरी जिंदगी लेकर जा रही हो तुम हमारी। गलतफहमी? ये गलतफहमी है? आंखों देखी गलतफहमी नहीं होती है। क्या आंखों देखा यार तुमने? आंखों से क्या देख लिया? बताओ ना मुझे, क्या देखा है? जब उसका फोन आता है तो बड़ा हंस के खिलखिला के उससे फोन पे बात करते हो। मैं आती हूँ तो रूम से बाहर चले जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? वो जब मुझे फोन करती है ना तो बॉस की बातें बताती है कि बॉस किस तरह से ब्लैकमेल करके उससे काम करवाता है, उसकी गरीबी का नाजायज फायदा लेता है। वो मुझे बताती है, मैं उसकी बेबसी पे हंसता हूं, उसके लिए नहीं हंसता हूं उसके साथ। हो तो वो तुमसे अपनी इतनी पर्सनल बातें शेयर करती है? उसके साथ बेचारी के साथ कोई तकलीफ पेश आती है, कोई खुशी मिलती है, कोई गम मिलती है तो बॉस के साथ शेयर कर लिए, तो इसमें क्या बुराई है यार? नहीं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अरे इसमें तो कोई भी बुराई नहीं है। तो इस तरह तो तुम भी अपने दिल की बातों से शेयर करते होंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हें परेशान करती हूँ। बकौल तुम्हारे। क्या बकौल मेरे? मैंने कब बोला ऐसा? तुम ना बात का बतंगड़ बना रही हो, बिला वजह नुकसान उठाओगी। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि मेरा शौहर मेरा होने के बावजूद भी मेरा नहीं है। अरे असद, कम से कम अपने बच्चे का तो सोच लिया होता। ये घटिया हरकत करते हुए तुम्हें एक बार भी अपने बच्चे का ख्याल दिल में नहीं आया? तुमने सोचा बच्चे का? मैंने कुछ नहीं किया बच्चे के लिए। सारा दिन उसके लिए मैं काम करता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, कुत्तों की तरह वहां पे लगा रहता हूँ, वहां पे काम नहीं बनता। यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं जब भूखा रहता हूँ तुम्हारे खाना मांगता हूँ, तुम ये ड्रामे करती हो, उसके बाद मैं बैठा रहता हूँ, नहीं आऊं घर, है पड़ा रहूं बाहर, खुशी मिल जाएगी तुम्हें? बाहर नहीं, साफ साफ कहो ना, साफ साफ कहो कि हानिया के साथ पड़ा रहूं। खो रहते हो उसकी जुल्फों में तुम, और कहते हो कि काम में फंसा हुआ हूं। सब कुछ बर्बाद कर दोगी तुम इस चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर दोगी। अगर आज से चला जाएगा, समझ रही हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यार? तुम्हें समझा जा रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं वो झुमका कोर्ट में क्यों रखता, और अगर रखता तो तुम्हें लाके क्यों देता, और अगर लाके देता और लेट सपोज मैं भूल गया था तो मैं बाद में किसी तरीके से निकाल के साइड पे कर लेता, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारे हाथ में दिया कि ये लो चेक करो, और तुमने मेरे मुंह पे नहीं मारा है। यही तो तुमसे गलती हो गई, और तुम पकड़े गए सर। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी चोरी ऐसे पकड़ी जाएगी मेरे साथ। कैसी चोरी? कहां की चोरी? एक छोटी सी गलतफहमी है, समझो। तुम इतनी सी बात को लेकर ड्रामा बना रही हो यार। क्या कहा? मैं ड्रामा बना रही हूं? मैं ड्रामा कर रही हूं? मुझे ड्रामा बस कह के अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो तुम। देखो सुनो, तो अभी खाना खाते, ठंडा हो गया होगा, आराम से बैठ के खाना खाते, दिमाग ठंडा होता तो बैठ के बात करते। प्लीज आज का दिन, आज की रात बर्बाद मत करो। ऐसे ही तुमने हानिया का हाथ भी पकड़ा होगा ना? हाथ मत लगाओ, घिन आ रही है मुझे तुमसे, घिन आ रही है। तुम्हारी जरा सी भी अकल काम कर रही है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अच्छा हुआ समीर यहाँ पे नहीं है, अगर समीर होता तो क्या सोचता कि बाप किस तरह का आदमी है? यही सोचता कि उसका बाप कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान है। सारा चिल्लाओ मत, आवाज अपनी नीचे रखो। तुम चिल्लाकर अपना झूठ नहीं छुपा सकते हो। अच्छा, क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि तुम्हें बड़ा उसका ख्याल है? मेरा बेटा नहीं है, मुझे ख्याल नहीं है। किस तरह के लोग हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं कब से धक्के खा रहा हूं ऑफिसों के। तुम्हारी खातिर गया हूं ना नौकरी पे, नौकरी की है, सब कुछ संभाला, सब कुछ बनाया है, उसके बाद भी लगा रहता हूं कि नहीं, सुबह से लेकर रात तक वहां पे जब काम करता हूं बर्डन होता है, कंधे दुख जाते हैं, सर घूम जाता है, उसके बाद मैं घर पे आता हूं, घर पे आने के बाद भूखा मर रहा होता हूं। ये नहीं कि खाना पूछो तुम्हारे तमाशे शुरू हो जाते, वही मर रहा हूं मैं। वाह सद वाह, कैसे अपने 15 साल तुमने उंगलियों पे गिनवा दिए ना, और मैं जो अपने घर बार से लड़के सबको छोड़ के अपने माँ बाप को छोड़कर शादी करके लव मैरिज करके तुम्हारे साथ तुम्हारे इस घर में आई हूँ। ये सिला दिया है तुमने, उसका तुमने मुझे ये सिला
नहीं है ना जवाब, नहीं है ना कोई जवाब। कैसे होगा? आज तक तो मैंने सिर्फ ये सुना था कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन आज ही अपनी आंखों से देख भी रही हो कि झूठ की तो जबान भी नहीं होती। सारा सही कहा तुमने, आज मेरी जबान में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हारे लगाए हुए इल्जामात का जवाब दे सकूं। आज अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। असद, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ तुम्हारे रोज रोज के बदलते रवैयों से, तुम्हारी इस बेरुखी से। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। सारा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं किया है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम सोचो तो यार, तुम्हें अंदाजा है ना, अगर ऐसा कुछ किया होता तो फिर मैं वो झुमका छुपा देता, उसको दे आता, और अगर नहीं दे पाया तो फिर मैं इस कोट की जेब में नहीं डालता, और अगर डाल दिया गलती से मेरे जहन में नहीं आया, मैं तुमसे कैसे कहता यार कि जाके कोर्ट में से पर्ची निकालो। मैं बच्चा तो नहीं हूं, इतना तो याद होगा ना मुझे। यही तो तुम पकड़े गए, तुमने गलती कर दी है। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं होगा कि इस तरह से तुम्हारा सच खुल के मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। तुमसे ना बात करना बेकार है। तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इस बात को मानो ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम क्या समझ रही हो? मैं झूठा आदमी? तुम्हें बात पे यकीन नहीं है ना? ये जो गलतफहमी है ना, बना बनाया घर बिगाड़ देती है, कहीं का नहीं छोड़ती है किसी को। मैं तुमसे बोल रहा हूं ऐसा कुछ नहीं, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तुम औरतें जो होती है ना, बीवियां, वो घरों को संभालती है, बनाती है। या मैं कोशिश कर रहा हूं कब से, तुम गलत बात पर, गलत रास्ते पर जा रही हो। मैं कब से समझा रहा हूं कि घर बिखर जाएगा, बच्चा हमारा रुल जाएगा। यार तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। नहीं जोड़ना घर तुमने। जोड़ के दिखाओ, जोड़ सकते हो? जोड़ो इसे। क्या बकवास है? पागल हो गई हो? टूटा हुआ है, कैसे जोड़ेगा? तो इतनी देर से मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूं, जैसे ये टूटा हुआ कांच नहीं जुड़ सकता ना, बिल्कुल ऐसे ही मियां बीवी का टूटा बिखरा हुआ रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। अगर तुम ये कांच के टूटे हुए टुकड़े समेटने जाओगे ना, तुम्हारे हाथ जख्मी हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह मियां बीवी के रिश्ते को जोड़ने में दिल जख्मी हो जाते हैं। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम क्या चाहती हो? अलैहदगी। मैं तुमसे अलैहदगी चाहती हूं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? नहीं है कोई जवाब? करो ना शोर शराबा, दो अपनी बेगुनाही के सबूत। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, बड़ा बताया कि तुम गलत कर रही हो, तुम नुकसान करोगी अपना। तुम समझ नहीं सकी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना अपनी बेगुनाही को कोई सबूत। हाँ सर, मैं भी यही कह रही हूँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, क्योंकि तुम बेगुनाह नहीं हो, तुम गुनहगार हो। और तुम्हारे गुनहगार होने का सबसे बड़ा सबूत ये रहा, ये मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ। बड़े आए बेगुनाही का सबूत, बेगुनाह।
अस्सलाम वालेकुम सारा, कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कहाँ बिजी हो? सॉरी इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए, पर मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। तुम्हें याद होगा 15 दिन पहले मुझे और तुम्हारे जेठ को शादी में जाना था, तो तुमसे असद का काला कोट लिया था। यार जरा उसमें चेक करके बताओ कि मेरे सोने का झुमका तो नहीं है। शादी में झुमके का लॉक खराब हो गया था, तो मैंने उसे उतार के एहतियातन कोट की जेब में डाल दिया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने वो झुमका कोट से निकाला था या नहीं। प्लीज यार तुम कोट की पॉकेट में चेक करके मुझे बता दो, अगर है तो। मैं परेशान हूँ कि कहाँ चला गया है वो झुमका। तुम्हारे जेठ ने बड़े प्यार से बनवा के दिया था मुझे। प्लीज मिल जाए तो मुझे एक मैसेज कर दो। सद आप रहने दे, मैं कर दूंगी। नहीं तुम रहने दो। मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इस कहानी में हमें बताया गया है, हम 3 कैरेक्टर्स देख रहे हैं जो बेसिकली मेन दिखाए गए हैं। एक शौहर है, एक बीवी है और एक तीसरी खातून है। कहानी में ये बताया गया है कि मियाँ बीवी के दरमियान शक किस तरीके से रिश्ते को खराब कर देता है, और ऐसी बातें जो कि अपने अंदर बेबुनियाद होती हैं, वो कोई अहमियत नहीं रखती, बाज दफा वो बातें रिश्ते को खराब करती हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान वो मजबूती नहीं होती, वो ताल्लुक नहीं होता जो एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए उनकी, या जो एतमाद उनके रिश्ते में होना चाहिए। जैसा इस कहानी में दिखाया गया कि गलती से या इत्तेफाकन एक जो दूसरी खातून है, उनका कोई कान का झुमका उस शख्स के जो शौहर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके कोट में आ गया, और बीवी ने उस बात को बुनियाद बनाकर उस पर बहस और झगड़ेबाजी शुरू की है, और शौहर की समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से अपनी बीवी का जो ये शक है या जो ये झगड़ा है उसको खत्म करे, उसको कैसे यकीन दिलाए। यहाँ पर जरूरत यह है कि बीवी को चाहिए कि वो कुछ तहम्मुल से काम ले और अपने शौहर की बात को पूरे तरीके से सुने, ताकि कोई भी बात किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने से पहले एक मुतवाजिन रास्ते पर आए और कोई गलत नतीजा निकलने के बजाय मुनासिब और मुनसिफाना नतीजा निकले। फिर एक गलती इसमें यह है कि जैसा कि हमारे मजहब में भी दिखाया गया कि नामहरमों का इख्तलात एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उसने इस तरीके से इस गलत फहमी को जन्म दिया, क्योंकि वो खातून कोई रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाली हैं या कलीग हैं, जो भी हैं, लेकिन जब वो उस अजनबी शख्स का कोट लेती हैं, चाहे उन्होंने एक मदद के तौर पे भी दिया, लेकिन उसने एक गलत फहमी को पैदा कर दिया, जो कि ये जो एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता परवरदिगार आलम ने बनाया है, जिसको मियाँ बीवी कहा जाता है, और ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ने सारी दुनिया में सबसे पहले खल्क किया। जनाबे आदम और हव्वा को ज़ौजियत के रिश्ते में रखा, तो वो रिश्ता इस गलत फहमी की वजह से खराब हो रहा है। इसीलिए मजहब में भी कहा गया कि गुमान से बचो। अनाया, मेरी शहजादी बेटी, अनाया, फिर से? नहीं पापा, कुछ नहीं, मैं बस। अच्छा चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। तुम्हारे ताया अमजद तुमसे मिलने आ रहे हैं, बल्कि सभी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं नहीं जा रही।
क्यों बेटा, क्यों नहीं मिलना चाह रही? और सब मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? कह दीजिएगा इनाया बीमार है। बेटा, इनाया, कब तक चलेगा ये सब? कब तक तुम खुद को सजा दोगी? खुद को इस कमरे में बंद कर लिया तुमने, खुद ही कैदी हो और खुद ही जेलर। तो क्या करूं बाबा, उन लोगों के सामने जाऊं जो मुझे देखकर सरगोशियां शुरू कर देते हैं? बाबा आप भूल गए हैं, पिछली बार जब दादी के घर दावत थी तब सब कजन ने किस तरह से मेरा मजाक उड़ाया था। वो सब एक दूसरे को इशारे कर रही थी और मेरे चेहरे को देखकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने खुद सादिया को बात करते हुए सुना था कि देखो इसका चेहरा कितना अजीब हो गया है, जैसे इसके चेहरे पे किसी ने पेंसिल से लकीरें खींच ली हो। बेटा वो बच्चियां थी, वो बचपन की बातें थी, उनको समझ नहीं थी। और इतने साल गुजर गए, तुम अभी तक इन बातों को लेकर बैठी। बचपन? वो बचपन नहीं था बाबा, वो जिल्लत थी। और सिर्फ यही नहीं, मेरी कॉलेज की दोस्तें, वो सब भी मेरा मजाक उड़ाती थी। इसीलिए मैंने सबसे मिलना छोड़ दिया है और अब मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इस फंक्शन को। तुम्हारे ताया अमजद का फोन आया था, एक अच्छा रिश्ता लेकर आ रहा है। कह रहा था लड़का इंजीनियर है, अकेला है और पैसे वाले। ताया अब्बू पापा भूल गए, उनकी बीवी ताई जान ने उस दिन सबके सामने मेरा किस तरह से मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा था अनाया अपने इस दाग का कुछ करो वरना तुमसे कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। और आज आप उसी घर से आए रिश्ते की बात कर रहे हैं। बेटा वो उनकी सोच थी, उनको तुम्हारी तस्वीर और काबिलियत पसंद है। तस्वीर? बाबा तस्वीर में ये दाग नजर नहीं आता ना, लेकिन जब वो लोग सामने से देखेंगे तब क्या होगा? तुम खुद से क्यों सोच लेती हो कि ऐसा होगा? बाबा क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ, मैं कैसे किसी का सामना करूं। आप क्यों नहीं समझते? ये दाग ये मेरी पूरी शक्ल बिगाड़ देता है, मुझे बदसूरत बना देता है, एक ऐबदार चीज। काश आज अम्मी जिंदा होती तो वो मेरी इस तकलीफ को समझती, आपकी तरह इसे रहम ना कहती। अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो तुम्हें इस तरह रोता तड़पता सिसकता देखकर उसको तकलीफ नहीं होती? क्या अब भी तकलीफ नहीं हो रही? वो जहां कहीं भी होगी अपनी बेटी को इस तरह तकलीफ में देखकर उसकी रूह तड़पती नहीं होगी? तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे माथे पर जख्म आ गया था और उस जख्म में वो मरहम लगाते हुए उसने क्या कहा था? कहा था कि ये जख्म तो याद रहेगा कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। क्या तुम भूल गई हो अपनी इस बहादुरी को? बाबा मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ बहादुर बनते बनते। क्या करूं मैं? क्या मैं इतना बुरा बाप हूं कि अपनी बेटी का दर्द भी नहीं समझ पा रहा? बताओ मुझे। कुछ नहीं हो सकता बाबा, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। चलो उठो मेरे साथ, चलो मेरे साथ।
अब तुम भागोगे नहीं, अब तुम देखोगी और मुझे बताओगी इस आईने में तुम्हें क्या नजर आ रहा है। एक बदसूरती, एक ऐसी लड़की जिसे कभी कोई पसंद नहीं करेगा। बाबा आप नहीं समझेंगे, ये आईना ये मुझे बार बार अपनी तरफ बुलाता है और मैं ना चाहते भी बार बार इसकी तरफ खिंची चली आती हूँ। ये मुझे मेरी असलियत दिखाता है, मुझे मेरी कमजोरियां दिखाता है और अंदर से तोड़ कर रख देता है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि इस आईने में मुझे क्या नजर आ रहा है। इस आईने में मुझे मेरी वो बेटी नजर आ रही है जो बचपन में गिर गई थी और उसके घुटने में चोट आ गई थी, मगर वो रोई नहीं थी। मेरी वो बेटी नजर आ रही है जो यूनिवर्सिटी में टॉप करती है। वो अनाया मेरी नजर आ रही है जो मेरे बीमार होने पर पूरी रात मेरे सराहने खड़ी रही। मेरी वो बेटी नजर आ रही है जो जिसका दिल सोने का है। मुझे एक निशान दिख रहा है और इस बात का सबूत है कि मेरी बेटी नामुकम्मल, मगर वो एक इंसान है बिल्कुल मेरी तरह अपनी खामियों के साथ। और मैं अपनी बेटी को हर खामी के साथ इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बेटा ये तुम्हारा ये निशान तुम्हें बदसूरत नहीं इंसान बनाता है। बाबा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं जानता हूं मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, मगर बेटा अपने लिए ना सही अपने बाबा के लिए ही कर दो। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? एक दिन मैंने भी तुम्हारी मम्मा के पास चले जाना। बाबा प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें। मुझे तकलीफ होती है बहुत। और जो तुम कर रही हो बेटा वो क्या है? क्या उससे मुझे तकलीफ नहीं होती? देखो बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर की हो जाओ, अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी गुजारो। मैं कब तक रहूंगा तुम्हारे साथ? और ये तब मुमकिन है कि तुम इन सब चीजों से अपने आप को बाहर निकालो। जब ये तकलीफ कम होगी तब कुछ कर सकती हो ना बेटा। तो देखो बेटा जब तक तुम तकलीफ में रहोगी मैं तकलीफ में रहूंगा। तुम चाहती हो कि मैं तकलीफ में रहूं? दुनिया के आईने में बहुत धूल होती है बेटा। आज के बाद तुम्हें ये आईने परेशान नहीं करेंगे और तुम देखोगे खुद को मेरी आंख से और फिर देखना तुम्हें क्या नजर आता है, मेरा गरूर क्या है, मेरी दुनिया क्या है। अच्छा, इस कहानी में बात हो रही है एक बाप और बेटी की, और बाप ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बेटी को समझाया है जो कि एक एहसासे कमतरी में मुब्तला है। और यहाँ पर ये बयान किया गया है इस कहानी में कि इंसान की खूबसूरती उसके अंदर होती है। जो जाहिरी शक्ल और सूरत है वो खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी शख्स की शक्ल बहुत खूबसूरत है लेकिन उसका इखलाक खराब है, उसका बातिन खराब है, वो इखलाकी बुराइयों में मुब्तला है, तो वो खूबसूरत नहीं कहलाएगा।
बल्कि वो जो उसकी बातनी बुराइयां, इखलाकी खराबियां हैं, वो उसको साबित करेंगी कि ये खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर इस कहानी में यही दिखाया गया है कि वो लड़की जो वैसे तो जिस्म के उसके सारे आज़ा मुकम्मल हैं, परवरदिगार आलम ने हर शख्स को इंतहाई खूबसूरत खल्क किया है, लेकिन यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर एक निशान है जो कि जिस निशान की वजह से वो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला पाती है। और उसके बाप ने बड़े अच्छे तरीके से उसको ये समझाया है कि इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ और उस ताकत को बनाकर इस दुनिया की मुश्किलों पर फतह पालो। जैसा कि उस बच्ची के बचपन में, उस लड़की के बचपन में उसके बाप का कभी एक्सीडेंट हुआ और उस बच्ची ने अपने बाप को हौसला दिया होगा, तो बाप वही मिसाल उसके सामने रखते उसको बताता है कि बेटा तुम इस चीज को बुनियाद बनाकर लोगों से कटो नहीं, आइसोलेट नहीं हो जाओ, बल्कि इसके ऊपर कॉन्फिडेंस से रहो, अपनी खुद एतमादी को रखो और लोगों से मिलो जुलो, ताकि जो तुम्हारी बातनी खूबियां हैं वो लोगों के ऊपर खुले। और हम देखते हैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को कि जो किसी ऐसी कोई कमी होती है, खुदा न खास्ता कोई माजूरी होती है या कोई ऐसी कमी होती है, लेकिन वो तालीम में बहुत आगे चले जाते हैं, अपने किसी फन में, अपने किसी शोबे में बहुत आगे चले जाते हैं, और फिर वो कमी उनकी ऐसी होती है कि उस पर उनकी खूबियों का पर्दा डल जाता है। तो यहां उसका बाप ये समझा रहा है कि तुम्हें परवरदिगार ने बिल्कुल सलामत पैदा किया है, हाथ नाक हर जिस्म का हिस्सा तुम्हारे सलामत है, तो इसकी नाशुक्री ना करो बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ये जो एक चीज जिसकी वजह से तुम एहसास कमतरी का शिकार हो, इसको अपनी शख्सियत पे हावी ना होने दो।